हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद नम्रता पांडे। आप देख रहे हैं सीटेट सीडीपी और 7वां टॉपिक जो आपका था बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि। इसको मैंने डिटेल में बोर्ड पर बताया है। आप लोगों में से जिन्होंने देखा है वो काफ़ी इंटरेस्ट लेकर इस प्रश्न का उत्तर करेंगे और कैसे करना है वो भी मैंने बताया है कई वीडियो में। और जो नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट में चेक करिएगा तो आपको सारा सीडीपी का क्लास मिल जाएगा। टोटल आपको 23 पढ़ना है, जिसमें मैंने 7 टॉपिक कंप्लीट करा दिए। टॉपिक जब कंप्लीट होता है तो उस पर आधारित मैं 20 से 25 प्रश्न देती हूँ कि किस प्रकार से किस साल इस टॉपिक पर प्रश्न पूछे गए हैं। इस तरह के क्लास को देखने के बाद सीडीपी में आपका किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा और सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आपने 23 में से सिर्फ 7 भी टॉपिक देख लिए हैं तो आप एक प्रैक्टिस सेट खोल कर देखिएगा, उसमें 10 से 15 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। प्रश्न को देखना है और ये सीटेट 2015 में पूछा गया था। त्रितंत्रीय सिद्धांत, और त्रितंत्रीय सिद्धांत किसने दिया है ये मैंने आपको बोर्ड पर बताया है। और नीचे में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है, आपको ये देखना है। तो यानी कि 3 इसमें अभिप्राय है और 3 अभिप्राय नहीं है। तो इसमें तीनों जो है पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, ये व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय है। इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, ये भी व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय है। और पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना, ये भी व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय है। तो अभिप्राय क्या नहीं है, तो केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, ये अभिप्राय नहीं है। यानी कि स्वार्थी वाला लक्षण जहाँ दिख रहा है वो सीडीपी में बिल्कुल भी आपको सही नहीं आंसर होना है। तो ये सीटेट 2015 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा स्टर्न वर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। तो स्टर्न वर्ग ने, स्टर्न सिर्फ हमने बोर्ड पर बताया है, उन्हीं का नाम है स्टर्न वर्ग। इन्होंने बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत दिए थे। इनमें से वो कहा जा रहा है कि त्रिस्तरीय सिद्धांत यानी 3 स्तर पर उन्होंने सिद्धांत दिया था। इनमें से कौन सा त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। तो ये जो आप देख रहे हैं व्यवहारिक बुद्धि, ये स्टर्न वर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है व्यवहारिक बुद्धि। और ये सीटेट 2014 में पूछा गया है। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। यहाँ कहा जा रहा है बुद्धि परीक्षण का निर्माण क्या सबसे पहले, तो मैंने सब कुछ बताया है कि किसने सबसे पहले सुझाव दिया, किसने विधि बताई सबसे पहले। यहाँ पर है कि किसने सबसे पहले निर्माण किया है, तो निर्माण करने वाले हैं अल्फ्रेड बिने। इन्होंने ही कई तरह के बच्चों पर तर्क वितर्क किया, बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया कि किस तरह। मैंने इसको इतने अच्छे से बोर्ड पर डिटेल में बताया है कि किस तरह जिस उम्र का बच्चा है उससे अधिक उम्र का प्रश्न करके, उस लेवल का प्रश्न करके और उससे कम लेवल का प्रश्न करके किस तरह स्टर्न वर्ग ने इस बुद्धि का परीक्षण किया है। अल्फ्रेड बिने ने इस बुद्धि का परीक्षण किया है, तो ये अल्फ्रेड बिने थे। 4 नंबर प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक सीटेट से संबंधित है। ये भी सीटेट 2014 में पूछा गया है। संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है, तो ये सहानुभूति देना जो है ये संवेगात्मक बुद्धि है। उसके इमोशन, उसका संवेग ही उसको किसी को सहानुभूति देने के लिए मजबूर कर देता है। सिंपैथी संवेग के कारण ही होता है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है। आलोचनात्मक दृष्टिकोण मतलब आलोचना जिस बहुबुद्धि सिद्धांत का किया गया वो निम्नलिखित में से कौन सा उससे संबद्ध नहीं है। प्रश्न को भी पकड़ना है, कौन सा ये सोचाधारित नहीं है या विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करती है, इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत की जो आलोचना हुई थी ये इन सभी बातों पर आलोचना की गई थी, लेकिन ये जो बातें हैं प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करती है, इस बातों की आलोचना नहीं हुई थी। अगर ऐसा कहते मनोवैज्ञानिक कि कोई भी विद्यार्थी एक ही क्षेत्र में अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करेगी तो फिर उनकी आलोचना नहीं होती। बाकी इस तीनों की आलोचना हुई है, इसकी नहीं हुई है। आराम से आप लोग इस बात को समझ रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो आपको पिछला क्लास देखना होगा। प्रश्न नंबर 6 है आपका, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है, क्यों। ये सीटेट 2014 में प्रश्न पूछा गया है। क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। विशिष्ट परीक्षण के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन सही नहीं है। ये जो है यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है। यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है।
ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल सुसंगत नहीं है, तो बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है, क्योंकि विशिष्ट परीक्षण के अभाव में उसका विशिष्ट परीक्षण नहीं हुआ है। इसीलिए भिन्न भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। अभी भी बहुबुद्धि सिद्धांत को इसीलिए वैध नहीं माना जा रहा है, क्योंकि अभी भी कहना मुश्किल है कि किसके पास कैसा बुद्धि है, कितने प्रकार के बुद्धि हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिएगा। प्रश्न नंबर 7 है, किसके अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्न वर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है? स्टर्न वर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है किसके अतिरिक्त? अभी तुरंत आपने इस प्रश्न को पहले भी देखा, तो संदर्भगत, अवयवभूत और सामाजिक सिद्धांत जो है, सामाजिक सिद्धांत के अतिरिक्त बुद्धि के सभी पक्षों, निम्नलिखित पक्षों को स्टर्न वर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत द्वारा संबोधित किया गया है। स्टर्न वर्ग ने सामाजिक पक्ष को नहीं दर्शाया है। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? तो आपने ये पढ़ा है, हार्वर्ड गार्डनर वाला भी मैंने बताया। इन्होंने प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता, सभी व्यक्ति में विलक्षण योग्यता है, हार्वर्ड गार्डनर ने बताया है। इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है। आपका 9 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। ये है आपका, पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार जो वृद्धि हुई है, यही बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। क्योंकि पिछले कुछ दशाब्दियों में, आजकल कोई भी स्कूल जाइएगा तो स्कूल का जो परिवेश आप देखिएगा, आपका देखकर मन खुश हो जाएगा। तरह तरह के फूल, पौधे, पत्तियाँ, यानी जो भी प्रैक्टिकल होता है बच्चों को बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ से रूबरू कराया जाता है। तो यही कारण है कि बच्चे का जो भी बुद्धि लब्धि है, बुद्धि लब्धांक या परीक्षा में जो औसत है, ये सब कारण है बच्चों को सकारात्मक दृष्टिकोण बच्चे के अंदर पैदा करने का। 10 नंबर प्रश्न है, जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, वह क्या है? जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक क्रिया, और मानसिक क्रिया क्या क्या है वो ब्रैकेट में दिया गया है, बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों को शामिल करता है, वह क्या है? तो ये है स्टर्न वर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। तो देखिए, स्टर्न वर्ग से जुड़ा हुआ मैंने कहा है, कुछ प्रश्न इसमें से ऐसे होते हैं कि आप जब तक प्रश्न उत्तर नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा बोर्ड पर। मैंने ये सब भी कई वीडियो में बताया है और ये 2013 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपका, बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को डैश और उनके शैक्षणिक निष्पादन को डैश है। तो क्या होगा? बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का जो वर्गीकरण है उनकी स्वगरिमा को घटाता है। क्योंकि बुद्धि लब्धांक को आप, किसी का बुद्धि मंद बुद्धि हो गया, किसी का निम्न हो गया, तो उनकी जो स्वगरिमा है उसको घटाता है और शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। यानी अगर बच्चा ध्यान देने लगे पढ़ने में तो उसको तो प्रभावित नहीं करता है, लेकिन बुद्धि लब्धांक से विद्यार्थी की गरिमा कम हो जाती है कि मैं मंद बुद्धि का हूँ, क्षीण बुद्धि का हूँ, या फिर किसी की गरिमा जो है अधिक अगर आ जाए तो उसका उच्च बुद्धि का आ जाए तो उसका बढ़ता है। तो यह बुद्धि लब्धांक के आधार पर अगर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण हो तो उनकी गरिमा घटाता है। हालांकि बढ़ाता भी है अगर अधिक आ जाए, लेकिन बढ़ाने के साथ साथ बढ़ाता घटाता दोनों नहीं होगा, इसीलिए सटीक आपका ये है। प्रश्न देखिएगा 12 नंबर, 2 जुड़वां भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है, यानी धनवान परिवारों द्वारा, और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद 2 जुड़वां भाई है, लेकिन परिवेश के कारण देखिएगा बुद्धि लब्धांक में क्या फ़र्क पड़ता है, और ये सीटेट 2012 में पूछा गया है। 1 वर्ष के बाद दोनों के बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सबसे अधिक संभावना है? तो ये आपका है, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। ये जो है सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़की की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, या फिर निर्धन परिवार के लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। इसका सटीक आंसर है, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। सामाजिक आर्थिक स्तर बच्चे की जो भी हो, इससे उसके बुद्धि लब्धांक प्रभावित नहीं होते हैं। बुद्धि लब्धांक उसके अनुवांशिक और वातावरण क्रिया पर होता है, और ये जुड़वा भाई है इसलिए ये अनुवांशिक यहाँ पर ज़्यादा होगा, वंशानुक्रम। 13 नंबर प्रश्न है, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण। रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण किस परीक्षण का उदाहरण है? ये सीटेट 2012 में पूछा गया था। तो ये है आपका संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक। प्रश्न नंबर 14 है आपका, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है
किसके, यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत जो है ये निम्नलिखित में से किसका निहितार्थ देता है सिवाय। तो इस प्रश्न का सटीक आंसर है सिवाय बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। 15 नंबर प्रश्न है 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्ध परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु कितनी वर्ष होगी। बुद्धि लब्धि परीक्षण में अगर उसको 75 अंक प्राप्त होता है और बच्चा है 16 साल का, तो आपको कैसे इसको निकालना है, इसको आपको निकालना पड़ेगा। तो अब देखिए, आपने ये फॉर्मूला यहाँ पर पढ़ा है, क्या पढ़ा है, आपका फॉर्मूला क्या था, तो आपका था मानसिक आयु। तो मानसिक आयु इसमें नहीं दिया हुआ है, मानसिक आयु पूछा जा रहा है, तो आप मान लीजिए मानसिक आयु x है, उसकी रियल आयु 16 है, बुद्धि लब्धांक जो प्राप्त हुआ है ये 75 है, रियल आयु है तो x/16 और गुना यहाँ पर 100 होता है फॉर्मूला के अनुसार। मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा साफ ढंग से बताना चाहूँगी। ये हो गया आपका मानसिक आयु बटे आपका काल्पनिक आयु 16 वर्ष दिया है, गुना आपका 100 हो गया और बराबर आपका यहाँ पर दिया हुआ है 75। तो मैंने पहले ही बोर्ड पर जब फॉर्मूला बताया था तो मैंने कहा था इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं और ये 2012 में पूछा गया है। अब आपको क्या करना है, ये 16 जो है इसमें गुना हो जाएगा, यानी 75 गुना 16 और बटे जब आप 100 करेंगे तो ये आपका 12 आ जाएगा x बराबर, क्योंकि इधर आपका x बच गया तो x बराबर आप 75 गुना 16 करेंगे तो आपका 1200 आ जाता है, बटे अगर 100 करिएगा 100 ये कट गया तो x बराबर 12 यानी कि 12 वर्ष हो गया। इस तरह आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए। 16 नंबर आपका है तार्किक गणितीय बुद्धि किससे संबंधित है। तो तार्किक गणितीय बुद्धि जो है बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित है। एक शिक्षिका को अपने शिक्षार्थी की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है एक शिक्षिका, वह किससे प्रभावित है, ये महत्वपूर्ण है और ये आपने देखा ये गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। अगला प्रश्न है आपका बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है। तो ये है आपका प्राकृतिक बुद्धि, क्योंकि सारी प्राकृतिक चीज़ों का नाम दिया गया है, ये सीटेट 2012 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपका अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। किसके सिद्धांत पर यह आधारित है कि बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम लोग कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। तो इसका सटीक आंसर आपका है ये बुद्धि के वितरण पर आधारित है। और 20 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, यानी कि 3 इसमें लक्षण है 3 नहीं है। तो वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, तो ये बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं है। पहला ही लग रहा है कि सटीक है, फिर भी आगे हम लोग देख लेते हैं। वह जो प्रभावपूर्ण और उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, ये तो बुद्धिमान बच्चे के लक्षण हैं। वह जो अमूर्त रूप से सोचता है, ये भी बुद्धिमान बच्चे के लक्षण हैं। और वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, ये भी हैं। तो आंसर 20 का हो जाएगा आपका 1, ये बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं है। तो 20 प्रश्न को ही आज हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसमें आपने बहुत कुछ समझाया है। बुद्धि निर्माण और बहुआयामी बुद्धि दोनों चीज़ों को समझाया है। तो सिर्फ 20-25 प्रश्न सॉल्व करके और तेज़ी से सॉल्व करने के बाद से ही सिर्फ नहीं समझ पाएंगे इसको डिटेल में। मुझे लगता है कि एक प्रश्न को तोड़कर समझाने से ही आपका रिवाइज होगा। हड़बड़ी में अगर मैं चाहूँगी इस टॉपिक को ख़त्म करके फिर दूसरे टॉपिक पे पहुंच जाते हैं तो आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस और भी हम लोग देखेंगे थोड़ा भारी, जिससे कि सारा कन्फ्यूजन हम लोगों का क्लियर हो। तो इसके कुछ और प्रश्न को लेकर आपसे अगले क्लास में मिलेंगे। आज थोड़ा समय के अभाव में थोड़ा छोटा सा क्लास हुआ आप लोगों का, कोई बात नहीं है। फिर से कल रात 8 बजे आपके लिए क्लास लेकर आएंगे। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। वीडियो लाइक करिएगा और जो पुराने हैं प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। सामाजिक अध्ययन, बाल विकास, सारा चीज़ मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अपने अगले क्लास में।